तो फिल्म की शुरुआत रिहायू से होती है जो अभी सो रही थी। उसके डैड उसे जगाने आए और उसे सुबह की प्रेयर पढ़ने को कहा। जिस टाइम वो प्रेयर पढ़ रही थी तो अचानक से उसे अपने कमरे के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। जल्दी से वो प्रेयर छोड़कर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके डैड को अनजान लोग मारने आए हुए थे। अपने डैड को बचाने के लिए वो इन लोगों के ऊपर हमला करती है, यहाँ तक कि एक आदमी का कान भी काट देती है, लेकिन फिर भी अपने डैड को बचाने में कामयाब नहीं हो पाती। दरअसल रिहायू के डैड एक शेमन थे, बुरे सोल से पोसेस हुई लोगों की वो मदद करते थे, लेकिन इन लोगों ने रिहायू के डैड को गलत समझ लिया। उनको लगा कि रिहायू के डैड काला जादू करते हैं, इसीलिए रिहायू के डैड को मार दिया गया। रिहायू अब अपने भाई को लेकर अपनी नानी के घर रहने आ जाती है, पर जल्द ही गांव वालों को भी पता चल जाता है कि रिहायू के डैड को काले जादू की वजह से मारा गया था, इसलिए गांव वालों ने भी अब उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। 2 साल का वक्त गुजर गया। रिहायू घर चलाने के लिए एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगी। एक दिन जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी नानी के पास उसके डैड के अंकल आए हुए थे, जो उससे उसके डैड का पुराना घर बेचने को फोर्स कर रहे थे। ये सुनकर रिहायू को काफी गुस्सा आ गया। रिहायू को तो आज तक ये बात नहीं समझ आई थी कि सब उसके डैड को बुरा क्यों समझते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को क्यों बेचना चाहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वो अपने डैड के टीचर के घर चली जाती है। यहाँ पर उसे अपने डैड की एक अजीब सी लाठी दिखी जो सांप की शक्ल की थी, जिसे वो टच करने लगी तो फौरन से पीछे से टीचर ने आकर उसे रोक दिया और कहा, इसे मत छूना। रिहायू ने दोबारा उस छड़ी को देखा और सीन्स फ्लैशबैक में चले गए। देखने को मिला कि रिहायू की मॉम भी सांप के काटने से मरी थी। जब सांप काटा था तो उनके जिस्म का बहुत बुरा हाल हो गया था और उनकी बहुत ही भयानक मौत हुई थी। सुरवो यानी ये टीचर रिहायू को बताते हैं कि तुम्हारा पुराना घर आज भी प्रेयर रूम के तौर पे यूज किया जा रहा है। अब प्रेयर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। बार बार कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। 1 मर्तबा 2 मर्तबा तो उसने इग्नोर किया, तीसरी मर्तबा उसे डर लग गया। नमाज उसने कंटिन्यू रखी और एकदम से यहाँ की लाइट चली गई और दिखाया गया कि अब इस आदमी के पीछे मरे हुए लोगों की सोल नमाज पढ़ रही थी। आदमी को जब इन लोगों की आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा डर गया और उसने नमाज तोड़कर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वो इस वाकये से डर गया था, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ बाहर उसे रिहायू घबराया हुआ देख लेती है। रिहायू असल में अपने पुराने घर को देखने के लिए आई थी। अब क्योंकि ये एक प्रेयर की जगह बन गई थी तो उसने प्रेयर पढ़ने का फैसला किया। उसके साथ भी यहाँ पर अजीबोगरीब काम होते हैं। एकदम से प्रेयर पढ़ते हुए लाइट चली जाती है और उसके इर्द गिर्द मरी हुई औरतों की सोल इकट्ठी होकर उसे देखकर चिल्लाने लग जाती हैं। रिहायू चीखते हुए यहाँ से जब बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो वो एक पर्दे में फंस गई और सीन्स यहीं से एक और मर्तबा फ्लैशबैक में चले गए। ये उस टाइम की बात है जब उसके डैड जिंदा थे और पोजेस हुए लोगों की बॉडी से इविल एनर्जीज को निकालने का काम करते थे। रिहायू ने देखा था कि किस तरह उसके डैड ने इस आदमी की सारी इविल एनर्जी को अपने अंदर संभाल लिया और फिर उनके मुंह से एक सांप निकला जो उस पोसेस हुए आदमी के अंदर चला गया। उस सांप ने मुंह के अंदर जाकर एक और सांप को बाहर निकाला और फिर उस सांप को मार डाला। अब वो वाला सांप जो उसके डैड की बॉडी से निकला था वो आकर रिहायू को डसने ही वाला था, लेकिन तभी उसके डैड ने उस सांप को पकड़कर एक छड़ी में बदल दिया। यानी वो छड़ी जो हमने देखी थी वो असल में एक ताकतवर सांप था, उसके अंदर कुछ जादुई पावर्स हो सकती थी। सीन्स अब प्रेजेंट में आते हैं और दिखाया जाता है कि रिहायू डर कर वहाँ प्रेयर रूम से भाग निकली है। सुबह होने पर सब कुछ रूटीन पे रहा। रिहायू काम करने के लिए अपनी शॉप पे चली गई। आज उसकी शॉप पर कस्टमर भी ज्यादा आए। ये देखकर उसकी साथ वाली शॉपकीपर उसे जेलस होकर उसे बुरा भला कहने लगी और उसकी कड़वी बातों से रिहायू को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ गईं और वो किसी बिल्ली की तरह उसे मारने के लिए झपटी। लड़ाई काफी इंटेंस हो गई थी। उनकी साथ वाला दुकानदार और यहाँ के लोग इन दोनों की लड़ाई छुड़वाते हैं और सभी लोग रिहायू की सफेद आंखें देखकर डर जाते हैं। अब रिहायू का दोस्त लड़का इन सबको कहता है कि रात रिहायू अपने घर गई थी, वहाँ पर उसके डैड कुछ इविल सोल्स को बंद करके रखते थे। शायद उन्हीं में से किसी एक ने रिहायू को पोजेस कर लिया होगा। खैर इन सारी चीजों से रिहायू बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो घर वापस आ गई। घर आकर उसने अपनी नानी से अपने डैड के काम के बारे में पूछा तो उसकी नानी ने भी यही बताया कि उसके डैड इविल सोल से मदद लेते थे और अपना काम करने के बाद उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया करते थे, इसीलिए वो रूम अब बुरी आत्माओं का घर बन गया है। वो रिहायू को भी आइंदा वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन रिहायू तो दोबारा से जैसे पोसेस हो गई थी। पता नहीं कैसे वो दोबारा उसी रूम के बाहर पहुँच जाती है।
यहाँ आकर वो देखती है कि एक और आदमी यहाँ पर प्रेयर पढ़ने आया है, लेकिन यहाँ पर उसे प्रेयर पढ़ते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। रहायू ने जब ये नोटिस किया तो अगले ही पल उसे देखने को मिला कि प्रेयर पढ़ने वाले आदमी के पीछे जिन का एक बच्चा लटका हुआ है, इसीलिए उसे इतनी मुश्किल हो रही थी। अब खुद भी वो प्रेयर पढ़ने के लिए आ गई। जब वो प्रेयर पढ़ रही थी तो उसे अपने इर्द गिर्द बहुत सारी सोल्स के पाँव दिखे। वो बुरी तरह डर गई और उसने प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर दी। और उसके प्रेयर पढ़ने से जैसे किसी सोल को तकलीफ हुई हो, वो सर पकड़कर रिहायू के सामने बैठ गई। उसे देखकर रिहायू डरकर पीछे की तरफ गिर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी और सोल्स पहले से ही लेटी हुई थी और उसे अब पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ उसे दोबारा से पास्ट के विजन्स आने लगते हैं। पास्ट में उसके डैड अपने पास मौजूद सोल्स के जरिए एक आदमी के ऊपर रिचुअल कर रहे थे, उसे पोजेशन से निकाल रहे थे। और उस टाइम पर वहाँ पर रिहायू आ गई। रिचुअल टूट गया और उन सारी की सारी सोल्स ने रिहायू को पोजेस कर लिया। और यहाँ एक ट्विस्ट ये रिवील होता है कि रिहायू अभी नहीं बल्कि बचपन से ही उन इवल सोल्स से पोजेस थी। खैर वो अब दोबारा प्रेयर रूम में थी और वो भागकर प्रेयर रूम से अपने घर वापस आ जाती है। इन्हीं सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आ चुके हैं, जहाँ अपनी नानी के पास आते ही उसने देखा कि सुबह उसने जिस लड़की को मारा था उसकी मॉम आकर उसे डांट रही थी। वो उसकी मॉम से माफी मांग लेती है और यहाँ उसकी नानी उसे सख्ती से कहती है कि मैंने मना किया था ना, तुम उस रूम में नहीं जाओगी। लेकिन रिहायू को नानी की ये बात बुरी लग गई थी। वो अब अपनी नानी से झगड़ा कर दोबारा प्रेयर रूम में जाकर नमाज पढ़ने लग जाती है, जहाँ पर इस मर्तबा उसे एक नया विजन नजर आता है। वो देखती है कि छोटी रिहायू को किसी सोल ने पोजेस कर लिया था और छोटी रिहायू उस सोल की गोद में सो रही थी। इस मर्तबा भी डरकर वो जब इस रूम से भागने की कोशिश करती है तो वो इस रूम से बाहर निकलने के बजाय सोल्स की दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पर सारी सोल्स एकदम से उसके ऊपर हमला करने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ खींचकर उसे बचा लिया। उसे जब होश आया तो वो अपने डैड के टीचर के घर पे थी और उसके साथ उसका दोस्त था। यहाँ पर सुरवो यानी उसके डैड के टीचर उसे बताते हैं कि बचपन में ही तुम्हें इन इवल सोल्स ने पोजेस कर लिया था और तुम्हारा एक्सोर्सिज्म करने के लिए यहाँ सिंतोत यानी तुम्हारे डैड के अंकल आए थे, लेकिन वो तुम्हारा एक्सोर्सिज्म ठीक से नहीं कर पाए और जब तुम घर वापस लौटी तो तुमने खुद ही इन सारी सोल्स को बुला लिया। इसी वजह से उस दिन से लेकर अब तक रिहायू पूरी तरह से उन सोल्स के कब्जे में थी। सुरवो से बताते हैं कि तुम्हें अभी भी ठीक करने के लिए एक्सोर्सिज्म करने की जरूरत है। दिन गुजरते रहते हैं और रिहायू की हालत दिन ब दिन और खराब होती जाती है। उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी और उसे अब जगह जगह बहुत सारी सोल्स दिखाई देती थी, यहाँ तक के अपने काम की जगह पर भी। यहाँ रिहायू की नानी जब बाजार में जरूरत का सामान लेने आई होती है, तभी वो आंटी जिनकी बेटी को रिहायू ने मारा था वो दोबारा बाजार में खड़े होकर रिहायू की नानी की बेइज्जती करने लग जाती है। ये देखकर रिहायू को पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी बनने लगी और उसके मुंह से एक सांप निकल आया, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसके डैड की बॉडी से निकलता था। और उस सांप ने जाकर उस आंटी को काट लिया। ये सारा नजारा गाँव वालों ने देखा था। अब सबको लगने लगा था कि ये सब रिहायू की नानी ने किया है। गांव वाले तो अब इनको यहाँ से निकालने की तैयारी में थे, पर सुरवो ने आकर सारी सिचुएशन संभाल ली। लेकिन आधी रात के वक्त दोबारा हमें एक डरावना सीन दिखाया गया। रिहायू की बॉडी से वही अजीबोगरीब एनर्जी सांप की शक्ल में निकली और जाकर उस आंटी को जिसने नानी की बेइज्जती की थी, इन सारी पावर्स ने मिलकर उन्हें मार डाला। गाँव वालों को लगा कि ये भी नानी ने ही किया होगा, इसीलिए गांव वाले तो उसे सजा देने के लिए आ गए थे। तब भी सुरवो ने आकर सिचुएशन संभाली और कहा कि अगर इस सब के पीछे नानी ही जिम्मेदार है तो हम अपना सच वाला रिचुअल करवा के देख लेते हैं। इस रिचुअल के अंदर एक जिंदा इंसान को मुर्दे की तरह कफन पहना कर लिटा दिया जाता है और उससे उसके गुनाह कन्फेस करवाए जाते हैं। अगर उसने वो गुनाह किए हों तो वो बंदा वहीं पर मर जाता है और अगर ना किए हों तो वो जिंदा रहता है। नानी इस टाइम ये रिचुअल करने को भी मान गई थी क्योंकि उसने ये सब किया ही नहीं था। अगली रात दिखाया जाता है कि रिहायू की नानी का वो रिचुअल भी शुरू कर दिया गया था और रिहायू रिचुअल देखने के बजाय उसी प्रेयर रूम में प्रेयर पढ़ने के लिए चली गई। यहाँ पर बहुत सारी सोल्स ने उसे डराना शुरू कर दिया, लेकिन आज के दिन वो डरी नहीं, उल्टा उसने ही सोल्स को चीख कर डरा दिया क्योंकि वो भी बहुत ताकतवर बन गई थी। इसी टाइम पर उसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ हमने नानी को देखा कि वो भी एक अलग ही सोल्स की दुनिया में चली गई, जहाँ जाकर वो बहुत ज्यादा डर गई। एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में गई तो उन्होंने एक कमरे में रिहायू को सोल्स के दरमियान बैठे हुए देखा। ये देखकर वो डर से जोर से चिल्ला देती हैं और यहाँ रियल दुनिया में उन्हें होश आ जाता है। उनको जिंदा देखकर ये सब लोग जान गए थे कि वहाँ उस आंटी के जो मर्डर हुआ था उसके पीछे नानी का हाथ नहीं था। अब अपनी बेगुनाही साबित करने के बावजूद भी नानी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने गांव छोड़ने का फैसला कर दिया था
जाने से पहले वो राहियो को बताती है कि प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे डैड के अंकल संतोष के हवाले करके जा रही हूँ। संतोष का नाम सुनते ही दोबारा राहियो को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी आंखें काली पड़ गईं। उसे किसी ने पोसेस कर लिया और उसने नानी को बताया कि मेरे डैड की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि संतोष ही था। जिस आदमी ने मेरे डैड को मारने की कोशिश की थी उसे मैंने ही काटा था और अपने डैड के मरने के बाद मैंने उस आदमी को संतोष के साथ देखा था और गांव वालों को भी अंकल ने ही जमा किया था ताकि हमें हमारे घर से निकलना पड़े। वो अजीब सी आवाज में कहती है, संतोष ने ही हमारे डैड को मरवाया है। ये आवाज इतनी भयानक थी कि नानी को अपने कान बंद करने पड़ी और ये सारी बात कहने के बाद राहियो बेहोश हो गई। राहियो को अब शाम में होश आया था। वो काम पे भी नहीं गई थी। होश में आते ही जब वो काम पे गई तो उसे बताया गया कि उसके लेट आने की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया था। उसकी बची हुई सैलरी उसे देकर उसे यहाँ से चले जाने को कह दिया जाता है और राहियो घर आकर फूट फूट के रोने लग जाती है। उसके रोने पर, दुखी होने पर उसके अंदर की पावर्स दोबारा से जाग जाती हैं और उसके अंदर से एक सांप निकलकर उसकी ऑनर को काट जाता है, जिससे उसकी ऑनर की भी मौत हो गई थी। यहाँ राहियो वाले वाक्य के बाद नानी बुरी तरह डर चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें जगह जगह सांप के हेलुसिनेशंस हो रहे थे, यानी उन्हें जगह जगह सांप नजर आ रहे थे। जब राहियो का भाई उनसे पानी मांगने आया तब भी उन्हें कुछ समझ न आई। उन्होंने देखा कि एक सांप राहियो के भाई को मारने वाला है। उसने उस सांप को ही पकड़ लिया और जोर जोर से उस सांप को दीवार से मारकर उसे मारने लग गई। वो राहियो के भाई को बचाना चाह रही थी। राहियो भी जब यहाँ आई तो उसने नानी को ऐसा करने से रोका, लेकिन नानी रुकी नहीं और एकदम से जब वो होश में आई तो पता चला कि उन्होंने किसी सांप को नहीं बल्कि राहियो के भाई को ही मार डाला था। यानी हेलुसिनेशन की वजह से वो उस बच्चे को ही सांप समझने लगी थी और इस चीज का उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो एक मर्डर कर चुकी थी। पहले एक मर्डर के इल्जाम में फंसी थी और अब तो उसने सच में मर्डर कर दिया था। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही थी, इसीलिए वो सुसाइड कर लेती है। नानी को मरा हुआ देखकर सदमे से अब राहियो बेहोश हो गई थी। उसे जब होश आया तो वो अपने डैड के अंकल संतोष की कार में थी जो उसे लेकर अपने घर जा रहे थे। ये देखने के बाद वो दोबारा बेहोश हो गई। दूसरी मर्तबा उसे होश आया संतोष के घर पर, जहाँ संतोष की वाइफ ने उसे देखा और प्यार से उसे समझाया कि बेटा तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। संतोष वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसे तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसके पास तो खुद बहुत पैसा है। उसने अपने पैसों से एक इनकांटेशन स्कूल बनाया है जहाँ पर बच्चों को एक्सोर्सिज्म सिखाया जाता है। वो राहियो को ये भी समझाती है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे डैड की मौत, नानी की मौत, इसका जिम्मेदार तुम खुद को ना समझो। तुम्हारे से ये बुरी आत्माओं ने करवाया है। फिर रात हो जाती है और संतोष की वाइफ अपने रूम में सोने चली जाती है। रात में उन्हें राहियो का भाई ख्वाब में दिखाया जाता है, जिसने उसे बताया कि राहियो उस प्रेयर रूम से कनेक्टेड है और अगर उसकी जान बचानी है तो उसका एक्सोर्सिज्म करना जरूरी है और उसके एक्सोर्सिज्म के लिए वो सांप वाली छड़ी जरूरी है जो उसके डैड के पावर से बनी है। सुबह होने पर वो ये सारी बात संतोष को बता देती है और संतोष वो छड़ी लेने के लिए उस प्रेयर रूम में चला जाता है। इस रूम में उस छड़ी को ढूंढते हुए उन्हें अजीब काले जादू की चीजें मिल जाती हैं, जिस पर कुछ इनकांटेशन पढ़ने पर संतोष को पता चल जाता है कि ये सारा का सारा किया धरा सुरवो का है, राहियो के डैड के टीचर का। असल में राहियो के डैड को मरवाने के पीछे सुरवो ने ही काला जादू किया। ये जानकर अब संतोष उससे पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर सुरवो ने बताया, जब से राहियो के डैड सिमरी लोगों की मदद करने लगे थे, लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया था। लोग इनकांटेशन के लिए फिर सिमरी के पास ही जाते थे। इससे उसकी दौलत बढ़ती गई और मेरी घटती गई। मेरा नाम कम होने लगा और सिमरी का बोलबाला ज्यादा हो गया। बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बना लिया। असल में संतोष सिमरी के अंकल नहीं बल्कि सुरवो, सिमरी के टीचर, उसकी जायदाद को हड़प करना चाहते थे। इसलिए राहियो भी जब वापस गांव आई और आकर वो सुरवो से मिली तो सुरवो ने जानबूझकर ही उसे प्रेयर रूम में वापस भेजा था ताकि वो दोबारा से उन पावर्स से पोजेस हो जाए जिनसे पहले बचपन में संतोष ने उसकी जान छुड़ा दी थी। सारी सच्चाई जानने के बाद संतोष छड़ी लेकर वापस राहियो के पास आ जाता है उसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए। राहियो को एक रूम में लेकर आया गया था जहाँ पे बहुत सारे आदमी थे और इन्हीं आदमियों में एक आदमी वो भी था जिसने राहियो के डैड का कत्ल किया था। उसे देखकर राहियो गुस्से में आ जाती है और इवल एनर्जीज दोबारा से उस पर कंट्रोल बना लेती हैं। उसकी आंखें अजीब सी हो जाती हैं और वो पागलों की तरह चिल्लाती है और संतोष के ऊपर ही हमला करने के लिए बढ़ती है क्योंकि उसे लग रहा था कि संतोष ने उसके डैड को मारा है। लेकिन यहाँ संतोष उसे सच बताता है कि मैंने नहीं बल्कि सुरवो ने अपनी काली जादू से तुम्हारे डैड को मारा था। चिल्ला के राहियो बोली, मैंने उस आदमी को यहाँ देखा है जिसने मेरे डैड को मारा था। तो इस टाइम
सिंतोत ने ये कन्फेस कर लिया, वो लड़का मेरा बेटा था और मुझे आज से 2 साल पहले ही बस पता चला कि मेरा बेटा तुम्हारे डैड के मर्डर में सुरवो के साथ शामिल था और मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए बस इस सच्चाई को छुपा लिया और इसीलिए तुम्हारी फैमिली की बहुत बेइज्जती हुई, तुम्हारी फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ा, तुम्हारी नानी मर गई, तुम्हारा भाई मर गया और इस चीज का मुझे आज तक रिग्रेट भी है। रायू का गुस्सा अभी भी सिंतोत पे था। आखिर उसने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई कैसे थी? सिंतोत की गलती की सजा देने के लिए वो उसी के बेटे को पोसेस करवा देती है इविल एनर्जी से और वो उसका बेटा फिर पोसेस होकर उसी को मार देता है। अजीबोगरीब आवाजें सुनकर सिंतोत की वाइफ इस रूम में आ जाती है और देखती है कि सिंतोत तो पहले ही मर चुका है और उसे मारा उसके अपने बेटे ने था। वो सबसे पहले अपने बेटे को एक्सोर्सिज्म करके होश में लेकर आते हैं और जब उनका बेटा देखता है कि उसने अपने डैड को ही मार दिया तो वो टूट सा जाता है। इस गुनाह के पछतावे ने उसका दिमाग चकर लिया था और इसी वजह से वो सुसाइड कर लेता है, अपनी ही जान ले लेता है। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी। सिंतोत की वाइफ को पता चल गया था कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राहियो का एक्सोर्सिज्म करना ज़रूरी है। वो अपने सारे दुख भुलाकर अपने बेटे अपने हस्बैंड की मौत को साइड पे रखकर राहियो का एक्सोर्सिज्म शुरू कर देती है और फिर उसके अंदर से सारी इविल एनर्जीज को बाहर निकाल देती है। इविल एनर्जीज के उसके बॉडी से निकलते ही राहियो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और अगले दिन हमें सिंतोत और उसके बेटे का फ्यूनरल दिखाया जाता है। राहियो को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन इस मर्तबा भी सिंतोत की वाइफ जो कि एक बहुत अच्छी लेडी थी, उसने बहुत ही प्यार से राहियो को समझाया कि इस सब की जिम्मेदार तुम नहीं हो, तुम अपने आप को इस सब के लिए बुरा मत समझो, ये सब इविल एनर्जीज की वजह से हुआ था जिन्हें एक्सोर्सिज्म करके मैंने तुम्हारी बॉडी से निकाल दिया है और अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। सिंतोत की वाइफ ने उसे ये भी बताया कि तुम्हें जिस इविल एनर्जी ने पोसेस किया हुआ था, जिस जिन ने पोसेस किया हुआ था, उसका नाम कंसाब था, जो बहुत ही ताकतवर जिन है। उस जिन का कुछ लिंक, कुछ एनर्जी उस छड़ी के अंदर भी थी जिससे राहियो का एक्सोर्सिज्म किया गया था। इसीलिए सिंतोत की वाइफ उस छड़ी को भी डिस्ट्रॉय करवा देती है, जिससे आज के बाद राहियो का ऐसी किसी भी एनर्जी से कोई भी कनेक्शन ना बने। और बस यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।